सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का छठा पाठ, काव्यखंड का छठा पाठ ऊषा का अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। काव्यखंड का पाठ है ये। जैसा कि आप जानते हैं, काव्य में रसानुभूति होनी चाहिए। काव्य की परिभाषा में बताया गया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जिस वाक्य से रस की निष्पत्ति हो उसे काव्य कहते हैं। तो काव्यखंड का पाठ 6 ऊषा आपकी आरोह पाठ पुस्तक भाग 2 में संकलित है। कवि है शमशेर बहादुर सिंह। सबसे पहले हम कवि परिचय जानेंगे। कवि परिचय नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर सिंह की एक अलग छवि है, एक अलग पहचान है। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 ईस्वी में हुआ था। उत्तराखंड जिले, उत्तराखंड राज्य के, उत्तराखंड जो अभी उत्तर प्रदेश में से बना है, ये उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था, परंतु उत्तर प्रदेश के 2 भाग होकर के एक उत्तराखंड बन गया, एक उत्तर प्रदेश का। उत्तराखंड के देहरादून में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी देहरादून में ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए ये इलाहाबाद गए। वहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। चित्रकला में इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। उकील बंधु नामक जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं, उनसे इन्होंने चित्रकारी का प्रशिक्षण दिया था। चित्रकारी अर्थात ड्राइंग, चित्र बनाना। ये सारे उन्होंने अनुभव वहीं से लिए थे। चित्रकारी का कर्रा अनुभव उन्होंने लिया था। इन्होंने सुमित्रानंदन पंत के पत्र रूपाव में भी कार्य किया। सन 1977 में चुका भी नहीं हूं मैं काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन्हें कबीर सम्मान सहित और भी अनेक पुरस्कार मिले। सन 1993 में दिल्ली में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। काव्य संग्रह, कुछ कविताएं, कुछ और कविता हैं। चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। निबंध संग्रह दुआब, कहानी संग्रह प्लाट का मोर्चा, इन्होंने संपादन भी किया था। उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी इन्होंने किया था। शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज की यथार्थ स्थिति का चित्रण किया। समाज में व्याप्त गरीबी का भी चित्रण इन्होंने अपने काव्य के द्वारा किया। कवि ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया। कथा और शिल्प दोनों ही स्वरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है, यानी कविता का निर्माण करता है, तो वह ठोस ही होता है और अनुगूंजों से भरा होता है। शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। ये संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता
की तथा इंद्रिय तर की है। ये इनका संक्षिप्त परिचय था। अब हम कविता का परिचय यानी कि कविता का प्रतिपाद्य जानेंगे। प्रस्तुत कविता जो उषा में कवि ने सूर्योदय से ठीक पहले के जो परिवर्तन होते हैं प्रकृति में, पल पल जो परिवर्तन होते हैं उनका वर्णन किया है। उनका वर्णन कवि ने प्रस्तुत उषा कविता में किया। उषा काल सूर्योदय से पहले के समय को कहा जाता है, जब आकाश में लालिमा छाई रहती है, सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, उदय होने वाला है, उससे पहले उषा की किरणें आकाश मंडल को ललिमा प्रदान कर देती है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर की आसमानी गति का धरती के हलचल वाले जीवन से तुलना कर रहा है। जैसे आसमान में जो गति होती है सुबह उषा काल में सूर्योदय होने से पहले जिस प्रकार की गतियां होती हैं, तारे छुपते हैं, लालिमा छा जाती है, फिर धीरे धीरे सूर्योदय होता है, और धरती के जीवन में क्या क्या परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, उस धरती के उपलब्ध जीवनों से उस प्राकृतिक परिवर्तन की तुलना कर रहा है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहां सिल है, सिल हमारे यहाँ चौके में होती है, सिल पीसने के लिए। राख से लिपा हुआ चौका है, स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते दृश्य बच्चों के नन्हे नन्हे हाथ हैं। कवि ने इस कविता में नए बिंब, नए उपमान एवं नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। कविता का सारांश इस प्रकार है। कवि कहता है कि सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है तथा वह सफेद शंख सा दिखाई देता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया हो। पहले कच्चे मिट्टी के चौके होते थे, चूल्हे होते थे, जिसको रोज लीपा जाता था, शुद्ध करने के लिए रोज लीपा जाता था। उस आसमान के दृश्य को उस राख से लिपे हुए चौके में उतार दिया है। सूर्य के ऊपर उठने पर लाली फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे काली सिल पर को किसी ने धो दिया हो, जैसे काली सिल को किसी ने धो दिया। ये भी उपमान है, प्रतीक है, बिंब है, ये दृश्य बिंब। या उस पर लाल खड़िया चाक मल दिया हो, खड़िया चौक जिससे हम लिखते हैं उसको मल दिया हो, लाल रंग की जो लालिमा लिए हुए। नीले आकाश में सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का शरीर झिलमिला रहा हो। सूर्योदय होते ही उषा का यह जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है। देखिए प्रकृति को धरती की हलचल से बांधा है कवि ने। धरती में हलचल होती है, धरती पे रहता है चूल्हा, चौका लीपा जाता है, धरती की ये क्रियाकलाप है, गतिविधियां है, उसको आकाश में उसने उतार दिया है। काली सिल धरती पर होती है, जो हमारे किचन में होती है, चौके में होती है, उसको लीपा गया है। खड़िया का प्रयोग हम धरती पे करते हैं ना, उस लाल खड़िया को किसी युवती को नहाते हुए दिखा दिया है। प्रातःकाल सब स्नान करते हैं, नहाते हैं, वहां कवि की कल्पना में किसी गोरी युवती को नहाते, झरने में नहाते हुए, जैसे नीले जल में उसका बदन झिलमिला रहा हो, ऐसे जादुई दृश्य को कवि ने यहां प्रस्तुत किया है। सूर्योदय होते ही ये जादुई दृश्य समाप्त होने लगता है। ये कविता का सारांश है। काव्य सौंदर्य। अब काव्य सौंदर्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष को
हम भाव सौंदर्य भी कहते हैं और कला पक्ष को शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं। अब भाव पक्ष में अर्थ ग्रहण, कविता का भाव, व्याख्या, ये और शिल्प सौंदर्य में उस कविता के सृजन करने में, उस कविता के निर्माण करने में कवि द्वारा क्या कलाकारी की गई है, किस प्रकार के शब्दों का चित्रण किया गया है, किस प्रकार के उपमानों का प्रयोग किया गया है, कौन सा अलंकार है, रस क्या है, छंद क्या है, ये सारी चीजें हम शिल्प सौंदर्य में व्यक्त करते हैं। तो एक कविता देखो। प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ब्रैकेट में दे दिया। इससे कविता में विशेषता उत्पन्न होगी। कवि बताता है कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो, नीले शंख जैसा सुबह का आकाश दिखाई देता है, नीले शंख जैसा दिखाई देता है। जैसा दिखाई देने में उपमा अलंकार की छटा यहां व्याप्त कर दी। दूसरे शब्दों में इस समय आकाश शंख के समान गहरा नीला लगता है। सुबह के समय सूर्योदय से पूर्व की बात है ये, वह पवित्र दिखाई देता है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है कि किसी ने चौके को लीप दिया हो, राख से लीप दिया हो। परंतु यहां लीपा, राख से लीपना, परंतु कैसा? कवि ने यहां विशेषण दे, विशेषता दे दी ब्रैकेट में दे करके, अभी गीला पड़ा है, यानी अभी अभी किसी ने उसको लीप दिया हो और नमी के कारण गीला लगता है। ऐसी, क्योंकि सुबह की नमी का वर्णन कर दिया, प्रातःकालीन नमी का कर दिया, कभी गीला पड़ा। ये इसका भाव सौंदर्य। कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण यहां किया है। शंख जैसे में उपमा अलंकार है, राख से लिपा हुआ चौका में भी उपमा अलंकार है, सहज व सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है, ग्रामीण परिवेश सजीव हो उठा है, नए उपमानों का प्रयोग, उपमान नए है, नीला शंख, राख से लिपा हुआ चौका, ये नए उपमान है, ये सब इनका, ये नए उपमानों का रस, सॉरी, और शांत रस की यहां निष्पत्ति हुई, यहां शांत रस की निष्पत्ति हुई है। छंद, कोई छंद नहीं है, कोई एक निश्चित छंद नहीं है, यहां पर मुक्त छंद करता है, मुक्त छंद है। पहली पंक्ति में कोई छंद, दूसरी पंक्ति में कोई छंद, मुक्त है, स्वतंत्र है, कभी छंद के बंधन में नहीं बना हुआ। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। प्रातःकालीन दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जब सूर्योदय क्षितिज में ऊपर उठता है तो आकाश में लालिमा छा जाती है, हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है। ऐसा लगता है कि किसी ने काली सिल के ऊपर लाल केसर को फैला दिया। लाल केसर युक्त पानी से
किसी ने बहुत काली सिल को धो दिया गया हो, काली बहुत काली रात्रि जो होती कालिमा लिए हुए होती है, सूर्य का प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, लालिमा आकाश मंडल पे छा गई है, तो हल्की हल्की काली छाई है और उस पर लाल केसरिया रंग फैला हुआ है आकाश मंडल पे, प्रातः काल ये दृश्य हम देख सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे काली सिल पर जरा सी लाल केसर किसी ने डाल दी हो और उसको उससे धो दिया हो। काले रंग की सिल को किसी ने लाल केसर से धो दिया गया हो। अंधेरा काली सिल तथा सूरज की लाल केसर के समान, सूरज की जो किरणें हैं वो लाल केसर के समान। ऐसा लगता है स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो, या काली स्लेट के ऊपर किसी ने लाल खड़िया चाक मल दी हो। अंधेरा काली स्लेट के समान, सुबह की लालिमा लाल खड़िया की चौक के समान लगती है लालिमा। कवि ने यहां प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है। पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है, जैसे मानो संभावना व्यक्त की जा रही है कि मानो किसी ने काली सिल को लाल केसर से धो दिया हो, मानो किसी ने काली स्लेट के ऊपर लाल चौक मल दी हो। पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा है। मुक्त छंद है, नए बिंबों में उपमानों का प्रतीक है। काली सिल, लाल केसर ये उपमान है, स्लेट, लाल खड़िया चौक ये नए नए उपमान और नए नए भाषा सरल सहज खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति है, शांत रस की, शांत रस। नील जल में या किसी की गौर धे झिलमिल दे, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस ऊषा का, और जादू टूटता है इस ऊषा का, सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। भोर के पल पल बदलते दृश्य का कवि यहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन कर रहा है। वह कहता है कि सूर्योदय के समय आकाश का गहरा नीला रंग छा गया है, उस गहरे नीले रंग में सूर्य की सफेद आभा दिखाई देने लगी है, जो ऐसा लग रही है मानो कोई गोरी कोई गोरी सुंदरी का बदन, कोई गोरी सुंदरी का शरीर नीले जल में हिल रहा हो। नीलिमा लिया हुआ जल, झरने बहते हुए झरने में कोई गोरी सुंदरी, गोरे रंग की कोई कन्या सुंदरी उसमें स्नान कर रही हो और वो जल में हिल रही हो, ऐसा प्रकृति का दृश्य मंद मंद हवा व नमी के कारण सूर्योदय का जो प्रतिबिंब है वो हिलता सा प्रतीत होता है। संभावना व्यक्त की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है। यहाँ पर कुछ समय बाद सूर्योदय हो जाता है, और जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा काल का जो पल पल बदलता हुआ सौंदर्य है वो समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादू ही प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। रात्रि काल के बाद जब सुबह होने की स्थिति होती है, सूर्योदय से पहले जैसे जैसे सूर्य उदयाचल में ऊपर की ओर आता है, उदय होने की ओर आता है, प्रकृति तरह तरह के परिवर्तन दिखलाती है, आकर्षक दृश्य दिखलाती है। और जैसे ही सूर्य आकाश मंडल में सूर्य देवता निकल आते हैं, अपने 7 गुणों के साथ विराजमान हो जाते हैं,
तो उस ऊषा का जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है, चारों ओर प्रकाश का साम्राज्य हो जाता है, धूप छा जाती है। कवि ने ऊषा का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है, माधुर्य गुण है इसमें, इस कविता में। नील जल दे रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही, उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावना व्यक्त की जा रही है, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद है, मुक्त छंद है। ये इस कविता का आपने देखा। भाव सौंदर्य और कार्य। देखिए कुछ उपमान प्रयुक्त किए गए काव्यांश में। नीला संग सुबह के आकाश के लिए, राख से लीपा हुआ चौका भोर के नभ के लिए, सुबह के आकाश भोर के नभ के लिए, काली सिल अंधेरे से युक्त आसमान के लिए, स्लेट पर लाल खड़िया चौक भोर से नमीयुक्त वातावरण में उगते सूरज की लाली के लिए, नीले जल में झिलमिलाती गौरी देह, नीले आकाश में आता हुआ सूरज ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे नीले जल में झिलमिलाती हुई कोई देह निकल। ये सारे उपमानों का कवि ने, ये उपमान है इन कविताओं। कोष्टक का प्रयोग कवि ने किया है कविता में। कोष्टक अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। कविता में कोष्टक अभी गीला पड़ा है, उपमान आसमान की नमी व ताजगी की जानकारी देता है। कि भोर में नव के लिए जो राख से लिपा हुआ चौका उपमान प्रस्तुत किया है, तो क्या किया है वो? अभी लिपा अभी गीला पड़ा है, यानी आकाश मंडल में प्रातःकालीन नमी और ताजगी छाई हुई है। शंख जैसे में उपमा, बहुत काली सिल हो गई उत्प्रेक्षा। आप इस कविता का अध्ययन करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो प्रश्न उत्तर आपके पास भेजे जाएंगे वो प्रश्न उत्तर को करने का प्रयास करेंगे। बस आज इतना ही। आपके अभ्यास प्रश्न पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए गए हैं, उनको करने का प्रयास करेंगे। इस कविता के आधार पर पहले कविता को समझेंगे, पढ़ेंगे, वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, उसके बाद इनके प्रश्न उत्तर करने का प्रयास करेंगे। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।